मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नालायक औलाद। आज आनंद जी की बहू ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी थी। गौतम, मैं तुम्हें माँ बाबूजी से परेशान हो गई हूँ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें झेलते झेलते मुझे पूरे 5 साल हो गए हैं। लेकिन अब बस नहीं, या तो तुम इन्हें वृद्धाश्रम भेजो या मैं अपने मायके चली जाती हूँ। गौतम की पत्नी अपने पति पर सास ससुर को लेकर भड़क रही थी, तो गौतम ने कहा, मेरी धर्म पत्नी, मेरी जाने बहार, तुम तो जानती हो मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम मायके जाने की बात करती हो तो मेरा दिल बैठ जाता है। तुम ही नहीं, मैं खुद भी माँ बाबूजी से परेशान हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि एक ही पल में इन्हें यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन क्या करूँ, इतनी आसानी से यह बूढ़े वृद्धाश्रम जाने वाले नहीं हैं। इनके लिए कोई तिकड़म लगाना होगा। मुझे नहीं मालूम गौतम, तुम क्या करोगे, क्या तिकड़म लगाओगे। मुझे बस इनसे छुटकारा चाहिए। ओके, अब तुम गुस्सा थूक भी दो। बेटा गौतम, ओ बेटा गौतम। गौतम के बाबूजी आनंद जी ने आवाज लगाई तो गौतम तिलमिला उठा। देखो, यह है इनका ड्रामा। अपनी पत्नी से दो बातें भी नहीं करने देते यह लोग। तभी तो मैं कहती हूँ इनका जल्दी से बंदोबस्त करो, और तुम हो कि देर पर देर किए जा रहे हो। बाबूजी ने फिर से आवाज लगाई। गौतम बेटा आया। गुस्से में कहता हुआ गौतम बाबूजी के कमरे में गया। क्या दिक्कत है तुम लोगों की? जब देखो गौतम गौतम लगाए रहते हो। क्या कहना है? बेटा तो कैसी बात कर रहा है अपने बाबूजी से? गौतम की माँ जानकी जी ने कहा तो गौतम बोला, माँ और क्या करूँ, तुम दोनों को बस यही काम है। तब तक उनकी बात काटते हुए आनंद जी ने कहा, बेटा आज तेरी छुट्टी है तो तू ऐसा कर, हम दोनों को डॉक्टर के पास ले चल। तेरी माँ की आंखों में तकलीफ है, अपनी माँ की आंखों को दिखाना देना और मेरा चेकअप भी करवा देना। इतनी सुनते ही गौतम और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? एक ही दिन की तो छुट्टी मिलती है, उसमें भी आप लोग अपना टांग अड़ा देते हैं। अपना अपना काम करने के लिए मुझे कहने लगते हैं, और पैसे कौन सा मेरे दादाजी आकर दे रहे हैं मुझे, जो तुम लोग इतने खर्च बता देते हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। बेटा तो इतना ज्यादा भड़क क्यों रहा है? ऐसा तो कोई भारी काम नहीं बता दिया हमने तुझे। अभी हमारे पैरों में ताकत है, हम में दम है। हम कुछ चाह सकते हैं और ना ही हमें तेरे पैसे की जरूरत है। तू जा आराम फरमा। अपने बाबूजी की बात सुनकर गौतम पैर पटकते हुए कमरे में चला गया। आनंद जी के बैंक में जमा थोड़े बहुत रकम से अपनी पत्नी जानकी जी के खर्च पूरे किया करते थे, और वो अपनी पत्नी को तैयार होने के लिए कह देते हैं। अब वो दोनों जान तैयार होकर डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। उनके घर से निकलने के बाद अपनी फिर से गौतम बोलने लगता है, या हमें चैन से जीने नहीं देंगे। जल्दी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, हमें जल्दी ही कुछ ना कोई संबंध करना पड़ेगा। बस कुछ सोचने दो मुझे और तुम जाओ, मेरे लिए बढ़िया सी कॉफ़ी बना कर लाओ। ठीक है, लाती हूँ। अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है और गौतम अपना शातिर दिमाग लगाने लगता है। ऐसा क्या किया जाए जो इन बूढ़ों से पीछा छूट जाए। वह बहुत देर तक सोचता है, इतने में आमनी भी कॉफ़ी बनाकर ले आती है। अवनी, तुम भी कोई सुझाव दो ना। क्या करूं, क्या करना चाहिए? मेरा तो सुझाव सपाट है, दोनों को नींद की गोलियां देकर मार डालते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते। सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, और है तो वो दोनों मेरे माँ बाप ही। यार कैसे से मैं जान से मार सकता हूँ उनको? तो फिर खुद ही दिमाग लगाओ, अम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी आनंद जी और जानकी जी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर और चेकअप करवा कर वापस चले आते हैं। उन दोनों को डॉक्टर ने कहा था 4 दिन बाद फिर से वापस चेकअप करवाने के लिए। अब यही बात दोनों बुढ़े बुढ़िया आपस में कर रहे होते हैं, और उनकी बातें चोरी छुपके गौतम सुन रहा था और अपना खुराफाती दिमाग लगा रहा था कि कहीं कोई सुझाव मिल जाए। तो उनकी बातें सुनकर उसे एक सुझाव आया।
वह दबे पाँव वहां से निकलकर अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी को पकड़कर इधर उधर घूमने लगा। बोला, अवनी, जिस चीज का हमें इंतजार था वह मिल गया मुझे। अरे मेरी जान, तरीके से मिल गया इन बूढ़ों को रास्ते से हटाने का। अरे जी, क्या बात कर रही हैं, तरीका मिल गया? हाँ अवनी, हाँ, मुझे आइडिया मिल गया है किस तरह इन बूढ़े माँ बाप से पीछा छुड़ाया जाए। यह सुनकर अवनी की आंखों में चमक आ जाती है और बोल उठी, क्या बात कर रही हो आप? क्या आइडिया है, मुझे भी बताओ। गौतम ने अवनी के कानों में कहा तो अवनी बड़ी ही खुश हो गई। बस अवनी, अब तुम माँ बाप को बोतल में उतार लो और मैं भी आदर्शवादी बेटा बन जाता हूँ। फिर देखना तुम कमाल। ठीक है जी, आज से हमारा मिशन शुरू। दोनों ने हाथ मिलाया और अपने काम में लग गए। बाबूजी, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। गर्मा गर्म दूध लीजिए, पी लीजिए। अवनी ने अपने सास ससुर को बड़े प्यार से दूध देते हुए कहा तो दोनों अवनी को अपनी बुद्धि आंखों से आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं, क्योंकि अवनी दूध तो क्या, एक गिलास पानी तक नहीं देती थी। माँ, बाबूजी, आप सोच क्या रही हैं? लीजिए ना, मैं कितने प्यार से दूध लाई हूँ, पी लीजिए। तो फिर दोनों ने उसके हाथ से दूध पिया और पीने लगे। अवनी दूध खत्म होने का इंतजार करने लगी। दूध खत्म हो जाने के बाद ग्लास को एक तरफ रखकर माँ जी के पैर दबाने लगती है। इतने में गौतम भी कमरे में आ जाता है और बाबूजी के पैर दबाने लगता है। आनंद जी और जानकी जी बड़े ही आश्चर्यचकित होकर दोनों को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अवनी और गौतम ने थोड़ी देर पैर दबाए, फिर माँ बाबूजी को सुलाकर चले गए और अपने कमरे में आकर बोले, बाप रे, मैं तो पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही थी। कोई नहीं अवनी, 3 दिनों की ही तो बात है, फिर तो चांदनी रात है। दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन गौतम ऑफिस से आते हुए माँ के लिए नई साड़ी और बाबूजी के लिए नई धोती लेकर आता है और आते ही सीधे उनके कमरे में जाकर उन्हें सीधे देखते हुए बोलता है, लीजिए बाबूजी, मैं आपके लिए नए कपड़े लाया हूँ। जानकी जी और आनंद जी बड़े खुश हो जाते हैं। फिर गौतम थोड़ी देर दोनों के पास बैठकर अपने कमरे में चला जाता है। यह बूढ़े तो जाते जाते भी खर्चा करवा रही हैं। अपने मुंह बनाते हुए कहती है, कोई नहीं डार्लिंग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। गौतम ने सोफे पर बैठते हुए अपनी पत्नी अवनी से कहा। अवनी जानती थी कि आनंद जी को बादाम का हलवा और बादाम का दूध बहुत पसंद है। उसने बादाम का हलवा बनाकर और दूध देकर बाबूजी और माँ जी के कमरे में चहकते हुए बोली, बाबूजी, मुझे पता था आपको बादाम का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। बहू, तुम्हें कैसे पता लगा? जानकी जी ने बहू से पूछा। अरे क्या माँ, आप भी? जब माँ और बाप बच्चे के लिए बिना बोले उनके मन की हर एक बात समझ लेते हैं और सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं, उसी तरह बच्चे भी माँ बाप के मन की बातें पढ़ लेते हैं। बस मुझे आभास हुआ, मैंने बाबूजी के लिए हलवा बना दिया। बहू की बात सुनकर आनंद जी बहुत खुश हुए और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे कि भगवान ने उनके बच्चों को सद्बुद्धि दी है। गौतम आनंद जी और जानकी जी का इकलौता बेटा था। आनंद जी प्राइवेट जॉब किया करते थे, इससे उनके घर का खर्च पूरा हो जाया करता था। और जानकी जी बहुत ही समझदार महिला थी। उनका घर बहुत ही छोटा था। अपने पति की कमाई पाई पाई जोड़कर उन्होंने जमीन भी खरीद ली थी, जिस पर उन्होंने अपने सपनों का आशियाना खड़ा किया था। गौतम बहुत छोटा था। आनंद जी के पास ज्यादा आमदनी नहीं थी, लेकिन गौतम की पढ़ाई में उन्होंने कोई कमी नहीं की। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। उसके बिजली विभाग में नौकरी लग गई। फिर उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। रिश्तेदारों ने अवनी का सुझाव दिया तो अवनी गौतम और उसके माता पिता को पसंद आ गई, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि मासूम सी दिखने वाली अवनी इतनी क्रूर होगी। वह बात बात पर सास ससुर को ताने मारती और जरा सी टोक टाकी पर पूरा घर सर पर उठा लेती। आनंद जी थोड़े गुस्से स्वभाव वाले व्यक्ति थे, परंतु जानकी जी उतनी ही ठंडी मिजाज वाली महिला थी।
वह हमेशा अपने पति के गुस्से को शांत कर दिया करती थी। आनंद जी को अवनी पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन उनकी पत्नी जानकी जी उन्हें बड़े प्यार से हैंडल करती थी, उन्हें बड़े प्यार से समझाती। गौतम शादी से पहले अपने माता पिता की खूब सेवा करता था, उनकी बातें मानता था, लेकिन शादी हो जाने के बाद वह अवनी के रंग में रंग गया था। अवनी ने अपनी मीठी मीठी बातों से गौतम को अपनी तरफ कर लिया था, उसे अपने जाल में फंसा लिया था, जिससे कि गौतम हमेशा अवनी के गुणगान किया करता था, हमेशा अवनी अवनी के नाम की रट लगाया रहता था। अवनी की बातों में आकर गौतम अपने माता पिता पर हमेशा भड़कता रहता, उन्हें डांटता रहता और गौतम रिश्तेदार रिश्वतखोर व्यक्ति भी था। बिजली विभाग में होने का लाभ उठाने से अक्षर से आता था। जिस किसी के घर में वह ऐसी जैसे आधुनिक उपकरण देख लेता, बस कोई न कोई बहाना बनाकर वह उन लोगों को परेशान करके उनको अपने पद का रौब दिखाकर बिना वजह जुर्माना वसूलने पहुंच जाता था। तो उसके बाबूजी हमेशा उससे बोलते थे, बेटा रिश्वत लेना पाप है, तुम रिश्वत मत लिया करो, जितनी चादर है उतनी ही पैर पसार लिया करो। लेकिन गौतम अपने बाबूजी के बातों का विरोध करता, उनसे लड़ने लगता और कहता, मेरी खुशियों को देखकर आपको जलन होती है, आप नहीं चाहते कि मैं अच्छा जीवन अपनी पत्नी के साथ जीऊं, हमेशा खुश रहो, आप हमेशा मेरी खुशियों के आड़े रहते हैं, आप बार बार मुझे रिश्वत को लेकर सुनाते रहते हैं, आपको क्या दिक्कत है मैं कुछ भी करूं। गौतम के कटु वचनों सुनकर आनंद जी गुस्सा हो जाते हैं और एक थप्पड़ खींचकर गौतम को लगा देते हैं। इस बात को लेकर गौतम अपने माता पिता से काफी परेशान हो चुका था, ऊपर से अवनी आग में घी डालने का काम करती। अब आनंद जी और जानकी जी चुप्पी साधे हुए थे, क्या भी करें, लेकिन फिर भी माता पिता होने के नाते उनसे नहीं रहा जाता, बोल दिया करते थे। अपने बेटे की हरकतों को देखकर उन्हें टोका टाकी कर दिया करते थे। यह बात गौतम और अवनी को बहुत खलती थी, जिससे परेशान होकर वह अपने माता पिता को घर से बाहर निकालना चाहते थे। गौतम अब अपने माँ बाबूजी के डॉक्टर की अगली विजिट का इंतजार करने लगता है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें फिर से 4 दिन बाद आने के लिए कहा था। जैसे ही 3 दिन बीते, गौतम रात में अपनी अगली पारी खेलने के लिए माँ बाबूजी के कमरे में गया और बोला, बाबूजी उस दिन ऑफिस के काम की वजह से मैं टेंशन में था, न जाने टेंशन में मैंने आपको अनाथ शनाथ कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, बोलकर आनंद जी ने उसे माफ कर दिया। फिर गौतम ने पूछा, बाबूजी आपको और माँ को डॉक्टर के पास वापस कब जाना है? बेटा कल ही बुलाया है डॉक्टर ने, जानकी जी ने अपने बेटे को जवाब दिया। गौतम माँ के हाथ पर हाथ रखकर बोला, माँ आपको और बाबूजी को कल मैं खुद डॉक्टर के यहाँ लेकर चलूँगा, लेकिन मैं इससे पहले आपको भगवान जी के दर्शन करवाना चाहता हूँ, आप लोगों को मंदिर ले जाना चाहता हूँ। मेरा दोस्त बता रहा था कि पास में ही एक अच्छा मंदिर बना है, पहले हम लोग घूमेंगे चलेंगे फिरेंगे, फिर वापस आते वक्त डॉक्टर को दिखा देंगे, या फिर पहले डॉक्टर को दिखा देंगे फिर बाद में दर्शन करने चलेंगे। माँ बाबूजी यह सोचकर बड़ी ही खुश हो गए। चलो भगवान की दया से अब बेटे और बहू की अकल आ गई। अगले दिन गाड़ी में बैठकर सब लोग निकल गए, जिससे कि माँ बाबूजी को शक न हो। गौतम पहले उनको डॉक्टर के पास ले गया और दवाई दिलवाई। दवाई दिलाने के बाद गाड़ी को हाईवे की तरफ मोड़ देता है। वह लोग काफी दूर निकल गए थे। अवनी जो सारे प्लान में अपने पति का साथ दे रही थी, नाटक करते हुए बोली, जी काफी डर रही होगी, कब तक पहुंचेंगे मंदिर? जानकी जी और आनंद जी भी बार बार गौतम से पूछे जा रहे थे। गौतम बोलता है, गलती से हम हाईवे पे आ गए हैं। तभी गाड़ी घट घट की आवाज करके रुक जाती है, जो कि उनके प्लान का एक हिस्सा था। गौतम परेशान होने का दिखावा करने लगता है और वो अपने माँ बाप को दिखाता है कि गाड़ी खराब होने से वह कितना परेशान हो गया है। वह नीचे उतर कर बोनट को खोलकर चेक करने लगता है और नाटक करने लगता है। फिर जोर से बोनट को पटकता है। फिर अवनी और अपने माँ बाबू जी से कहता है, गाड़ी खराब हो गई है लगता है,
मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। मैं आसपास देखकर आता हूँ, आप लोग यहीं रुको। यह कहकर गौतम जाने लगता है। तभी जानकी जी कहती हैं, बेटा रास्ता बड़ा खतरनाक लग रहा है, आराम से देखकर जाना। ठीक है माँ, बोलकर गौतम वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद इधर उधर से घूमकर वापस चला आता है। आने के बाद नौटंकी करते हुए बोलता है, माँ बाबूजी यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं दिख रहा। अब क्या होगा जी, रात भी होने को आई है। अवनी डरते हुए पूछती है, देखता हूँ थोड़ा बहुत साथ दे दें या खटरा गाड़ी, तो हम जाकर मैकेनिक तक पहुँच सकते हैं। मैकेनिक तक पहुंचकर गाड़ी ठीक करवा सकते हैं। फिर वह अपने माता पिता से कहता है, बाबूजी आप लोग हमारा इंतजार करिए, हम गाड़ी को किसी तरह खींचकर ठीक करवा कर आते हैं। जानकी जी और आनंद जी बहुत डर गए थे और कहने लगे, बेटा यह रास्ता बहुत ही खराब लग रहा है, बहुत ही सुनसान है। इधर आसपास घना जंगल भी है, तुम अपना खास ख्याल रखना और जल्दी वापस आ जाना। जी बाबूजी, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। इतना कहकर गौतम और अवनी गाड़ी को जबरदस्ती धकेलने का नाटक करते हुए अपने बूढ़े माँ बाबूजी को ऐसे सुनसान हाईवे पर अकेले छोड़कर चले जाते हैं। अवनी चहकती हुई कहती है, चलो आखिर पीछा छूटा इन बुढ़े बुढ़िया से, अब जाकर मुझे सुकून मिला है। गौतम अवनी के गाल को खींचते हुए कहता है, डार्लिंग अब तो तुम खुश हो ना? हाँ जी, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। इधर जानकी जी और आनंद जी सुनसान हाईवे पर अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो जाती है लेकिन गौतम कहाँ आने वाला था। काफी देर से दोनों माँ बाबूजी परेशान थे। अब रात भी काफी हो चली थी। एक तो भूख प्यास के मारे उनके जान निकली जा रही थी, ऊपर से सुनसान रात। करें तो क्या करें? दोनों घबराए हुए माँ बाबूजी वहीं एक जगह पत्थर पर बैठ जाते हैं। तभी वहां से एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी गुजरती है जो सीनियर पुलिस ऑफिसर चालू पांडे थे। ऐसी अंधेरी रात में इन सुनसान हाईवे पर बूढ़े दंपति को देखते हुए गाड़ी को रोक लेते हैं और उतरकर उनके पास आते हैं और कहते हैं, चाचा जी आप लोग रात में इस सुनसान हाईवे पर अकेले क्या कर रहे हैं? जानकी जी और आनंद जी पांडे जी को सारी बातें विस्तार से सुनाते हैं। उनकी बात सुनकर पांडे जी को बड़ी हैरानी होती है, गुस्सा भी आता है। वह दोनों को अपनी जीप में बैठाकर अपने घर चले आए। उधर अम्निया अपने पति गौतम से पूछती है, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों बुढ़िया बुड्ढे किसी से लिफ्ट लेकर घर आ पहुंचे। अरे नहीं अम्मी, तुम्हें पता है कितना घना जंगल है, या तो उन्हें कोई जंगली जानवर खा जाएगा या चोर उचक के उन्हें मार जाएंगे, या वो लोग भूखे प्यास से मार के तड़पे मर जाएंगे। गौतम अवनी को समझाते हुए बोलता है। उधर जानकी जी और आनंद जी का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका सगा बेटा उनके साथ ऐसा कर सकता है। पांडे जी ने उनको चुप कराया, तसल्ली दी और खाना खिलाया। फिर अपना परिचय देते हुए बोले, चाचा जी मैं सीनियर ऑफिसर हूँ, कुछ महीने पहले ही मेरा तबादला हुआ है यहाँ। मेरी फैमिली पुणे में रहती है। फिर वह बोले, चाचा जी आप लोग मेरे क्वार्टर में आराम से रहिए और आप दोनों को कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी संतान के साथ रहने से अच्छा है आप यहाँ मेरे क्वार्टर में मेरे साथ रहिए। जब तक चाहे आराम से रहें, ऐसे नालायक बेटे बहू का कोई भरोसा नहीं। जानकी जी और आनंद जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, परंतु आनंद जी अपनी पत्नी के लिए खुद को संभालते हुए आंसू को साफ करते हुए पांडे जी से कहने लगते हैं, अपने इकलौते बेटे के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, कभी कोई कमी नहीं होने दी। थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो जाता तो उसकी माँ पूरी रात जागते हुए निकालती थी। अपनी इच्छाओं को मार कर उसकी हर इच्छा को पूरा किया। न जाने हमारी परवरिश ने क्या कमी रह गई जो उसने ऐसी हरकत की हमारे साथ। आनंद जी फिर बोले, बेटा मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, एक शिक्षित नागरिक हूँ। मैं ऐसे भी चुपचाप बैठने वाला नहीं। ऐसी संतानों को सबक सिखाना जरूरी है, वरना हमारे समाज का नैतिक पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। पांडे जी भी यही चाहते थे कि गौतम और अवनी को उनके लिए किए की सजा मिले। पांडे जी आनंद जी और जानकी जी से कहने लगे,
चाचा जी, सजा देने के लिए मैं उन्हें कुछ भी सजा दे सकता हूँ, पढ़कर सीधा जेल में डलवा सकता हूँ, परंतु वह दोनों आपके अपराधी हैं। इसलिए आप मुझे बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। पांडे जी की बातें सुनकर जानकी जी और आनंद जी दोनों बोलते हैं, बेटा सबसे पहले हमें हमारा घर वापस चाहिए। जिस घर से उन्होंने हमें इस तरह निकाला है, बेसहारा छोड़ दिया है, वे मेरे घर और मेरे पति का है। हम दोनों ने कड़ी मेहनत से बनाया है। इस घर पर उनका कोई अधिकार नहीं। बाकी तुम जो भी करना चाहो पूरी तरीके से हमारी रजामंदी है। तुम अपने तरीके से उनको सबक सिखाओ। गौतम की सारी जानकारी जानकी जी से ले लेते हैं और उनको सबक सिखाने का अच्छा प्लान बना लेते हैं। पांडे जी के यहाँ जो मेड काम करती थी, पांडे जी ने उन्हें आनंद जी और जानकी जी का ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं और अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन में वे गौतम के विरुद्ध एक नोटिस तैयार करते हैं और पोस्ट के जरिए भेज देते हैं। इसी बीच गौतम से आस-पास पड़ोस के लोग उसके माता-पिता के बारे में पूछते हैं कि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो गौतम उन्हें बहाने बना देता और कहता, वो लोग चारों धाम यात्रा के लिए गए हैं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। रविवार का दिन था। गौतम अपनी पत्नी अवनी के साथ घर पर पार्टी कर रहा था। दोनों अपने दोस्तों के साथ लाउड म्यूजिक बजाकर नाच गाने में व्यस्त थे। तरह तरह के अच्छे अच्छे व्यंजन टेबल पर सजाए हुए थे। दोनों बहुत खुश थे, परंतु नोटिस मिलते ही जैसे उनकी खुशियों पर ग्रहण लग जाता है और नोटिस पढ़ते ही दोनों लोग बौखला जाते हैं। नोटिस में लिखा था, यह घर सरकार की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। इसको खाली करने के लिए सरकार की तरफ से कुल 10 दिनों का समय दिया गया है। गौतम नोटिस मिलते ही सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने लगता है, वकीलों से जाकर मिलने लगता है, परंतु कोई बात नहीं बनी, क्योंकि भगवान भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। और फिर पांडे जी भी तिगड़म ही कुछ ऐसा लगाए थे। अब करें भी तो क्या करें। जब घर खाली करने में 3 दिन का समय बचा था, तो पांडे जी खुद चलकर गौतम जी के घर पहुंचे और एक बार फिर से 3 दिन के अंदर घर खाली करने को कहा। गौतम और अवनी ने तिकड़म लगाने की कोशिश की ताकि उन्हें अपना घर खाली ना करना पड़े। आखिरकार 3 दिन के भीतर गौतम और अवनी को घर किराए पर लेना पड़ा और किराए के मकान में जाकर रहना पड़ा। घर खाली हो जाने के बाद पांडे जी आनंद जी को सम्मान के साथ उन्हें घर छोड़कर चले जाते हैं। उधर अवनी और गौतम घर छोड़ देने पर काफी दुखी थे। किराए के मकान में आने पर अवनी गौतम के बीच झगड़े होने लगते हैं। अवनी अपने पति से कहती है, मेरे बस का नहीं है सड़े घरे हुए घर में रहने का। आपको रहना है तो रहो, मुझे मेरी मम्मी के घर छोड़ दो। इतनी गर्मी में मैं ऐसी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। अवनी पैर पटकते हुए कहती है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तो यहाँ बड़ी खुशी से रह रहा हूँ। कुछ दिन का सब्र कर लो, मैं देखता हूँ क्या होता है। बात करता हूँ कुछ अच्छे वकील से। भाई, हमें नोटिस सरकार की तरफ से मिला है। हमें सरकार के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अच्छे वकील की ज़रूरत पड़ेगी। अमित अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, मैं नहीं जानती, अच्छा वकील हायर करो या पैसे लगाओ। रिश्वत का पैसा कब काम आएगा। मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके पास 1 महीने का समय है। आपने अगर 1 महीने में कुछ नहीं किया तो मैं अपनी मम्मी के घर चली जाऊंगी। अवनी ने आंखें दिखाते हुए अपनी पति गौतम को धमकी दे डाली। गौतम उसकी बातों को सुनकर चुप रह गया। अभी गौतम चिंता से घिरा हुआ था और कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा था। अचानक से एक और मुसीबत उसके सर आ पड़ी। गौतम अपने ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था कि बिजली विभाग के सीनियर ऑफिसर की तरफ से रिश्वत लेने की वजह से उसको और उसके 2 सहयोगियों को सस्पेंड लेटर मिला, जिसमें उसको पूरे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा। संयोगवश बिजली विभाग के सीनियर ऑफिसर पांडे जी के करीबी रिश्तेदार थे और फिर गौतम को पहले भी 2-3 बार रिश्वत लेने की और जनता को परेशान करने की वार्निंग मिल चुकी थी। अब सस्पेंशन लेटर मिलते ही गौतम की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
उसका सर चकनाने लगा, आंखें के आगे अंधेरा सा छा गया। उसको लगा जैसे वो बेहोश होते होते गिर पड़ा। किसी तरह से खुद को संभाला और डिपार्टमेंट कई ऑफिसर से सस्पेंशन लेटर रुकवाने की कोशिश की, पर यहाँ भी उसकी एक ना चली। मुझे मन से गौतम अपने घर आया और आते ही बेड पर गिर गया। क्या हुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अवनी ने गौतम की ऐसी हालत देखते हुए पूछा। गौतम को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वह रोने लगा। रोते रोते उसने अवनी को सारी बात बताई। लो हो गया बंटाधार, अब क्या करेंगे हम लोग? इसीलिए आपको बाबूजी मना कर रहे थे रिश्वत लेने से। अवनी मुंह बनाते हुए बोली। या तुम बोल रही हो अवनी? तुम्हारे खर्च के कारण ही आज तक रिश्वत ले रहा था। तुम ही थी जो मुझे रिश्वत लेने के लिए उकसाती थी। पड़ोस में जा जाकर जानकारी जमा करके लाती थी। किसके घर में ऐसी है, किसके घर में दो दो फ्रिज है, किसके घर में माइक्रोवेव है, कहाँ छापा मारना है कहाँ नहीं। और अब तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो और आज तुम्हें बाबूजी याद आ रही हैं। तुम ही थी जो माँ बाबूजी को मारने के लिए आइडिया दे रही थी। अब बात कर रही हो। बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच झगड़ा काफी बढ़ जाता है। दोनों कुत्ती बिल्ली की तरह लड़ने झगड़ने लगते हैं। पैसे बचाना तो उन्हें आता ही नहीं था, इसीलिए अब धीरे धीरे सारे पैसे खत्म होने लगे थे। ऐसे में एक नई मुसीबत आ टपकी। मकान मालिक ने मकान का किराया बढ़ाने की बात कर डाली। जब गौतम ने कहा वो इतना पैसा किराया नहीं दे सकता, तो मकान मालिक ने साफ तौर पर कमरा खाली करने को कह दिया, क्योंकि इस मकान का लोग ज्यादा किराया देने को तैयार थे। अब तो गौतम और अवनी अपना सामान लिए सीधा फुटपाथ पर आ गए थे, क्योंकि गौतम अपने पद का गलत इस्तेमाल करके मोहल्ले वालों को और पड़ोसियों को भी परेशान करता था। उनसे भी रिश्वत लेने से नहीं चूकता था। आज पड़ोस में उसकी छवि अच्छी नहीं थी, इसलिए कोई भी पड़ोसी उनकी मदद करने को कतई तैयार नहीं था। सबने उनसे किनारा कर लिया। गौतम और अवनी अपने सामान को लिए सड़क पर बैठे हुए थे और अपना फोन घुमा घुमा कर लोगों से मदद की गुहार कर रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। एक तरफ भूख से दोनों की आंखें सूखी जा रही थी, दूसरी तरफ तेज चिल्लाती धूप उनकी जान ले रही थी। तो गौतम और अवनी फूट फूट कर रोने लगे और सोचने लगे, हम कैसे आसमान से सीधे जमीन पर आ टिपके। गौतम रोते रोते अवनी से बोला, अवनी आज हमारी इस हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। हमने जैसे अपने बूढ़े माँ बाबूजी को बीच समझकर बीच बाजार में छोड़ा था, आज किस्मत ने वही लाकर हमें खड़ा कर दिया। अवनी भी रोते हुए बोली, ठीक कहते हो गौतम, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। फिर अपना माथा पीटते हुए कहती है, मत मारी गई थी मेरी जो मैंने अपने भगवान समान ससुर पर इतना अत्याचार किया और उम्र में उन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया। परंतु मैं तो उनका इकलौता बेटा था जिनको उन्होंने इतने लाड प्यार से पाला था, लेकिन मैं ऐसा अभागा निकला। बोलते बोलते गौतम जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज उसके गले में अटक जाती है। मेरे माँ बाबूजी न जाने कहाँ होंगे, वे लोग जीवित भी होंगे या नहीं। इतने में अवनी कहने लगी, आप सही कहते हो, हमने बहुत गलत किया। चलिए ना हम माँ और बाबूजी को ढूंढने चलते हैं। इतने में पांडे जी दूर बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। वो सब नज़ारा देख रहे थे, उनके पास पहुंचे। गौतम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और बोला, सर आप तो वही अफसर है ना जो उस दिन हमारे घर आए थे? हाँ मैं वही हूँ। फिर पूछा, तुम लोग ऐसे सामान के साथ यहाँ रोड पर क्यों बैठे हो? घर तो तुमने काफी पहले खाली कर दिया था। क्या तब से यूं ही भटक रहे हो इधर उधर भूतों की तरह? दोनों ने इस बात पर अपनी गर्दन झुका ली। फिर पांडे जी बोले, चलो उठो मेरे जीप में बैठो। पांडे जी की बात सुनकर गौतम बोला, सर हमारा सामान यहीं रहने दो, मैं गाड़ी में मंगवा लूंगा, तुम लोग मेरी जीप में चलकर बैठो। पांडे जी का धन्यवाद करते हुए दोनों जीप में जा बैठे और जब जीप उन्हें लेकर घर आकर रुकी
तो दोनों एक साथ आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोल पड़ते हैं, यह तो आप हमें हमारे घर ले आए। अंदर जाते हैं तो वहाँ माँ और बाबूजी को प्रकार दोनों अचंभित रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खुशी, पीड़ा, शर्मिंदगी, दुख, सारे भाव उनके मन में एक साथ उमड़ रहे थे। दोनों रोते हुए माँ बाबूजी के पैरों में गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं, परंतु आनंद जी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते। तो दोस्तदार तमाचा गौतम के गाल पर जड़ देते हैं। गौतम अपना दूसरा गाल भी आगे करते हुए कहता है, बाबूजी, जो सलूक आप लोगों के साथ हमने किया है उसके लिए जितना भी थप्पड़ आप मेरे मारे उतना कम है। बाबूजी, मारिए, हम दोनों को खूब मारिए। हमने पाप ही ऐसा किया था जिसके लिए हमें सजा के हकदार हैं। आनंद जी और जानकी जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर आनंद जी जानकी जी से कहती हैं कि बाबूजी, भगवान ने हमें हमारे कर्मों का फल दे दिया है। जो हमने आपके साथ किया वही भाग्य ने हमारे साथ किया। अब जाकर हमें समझ में आया कि माँ बाप जीवन भर मेहनत करके तिनका तिनका जोड़कर घर खड़ा करते हैं। हम लोग तो इतने कम समय में त्राही त्राही हो गए। अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया होता तो हमें भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। पांडे जी ने आनंद जी और जानकी जी से कहा कि इन दोनों को माफ़ कर दीजिए, इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है। आनंद जी और जानकी जी ने उन्हें माफ़ कर दिया। क्षमा लेने के बाद अपने पापों का दंड भुगतने के लिए घर से निकलने के लिए दरवाजे तक पहुंच जाती हैं, परंतु माँ बाबूजी की आवाज़ उन्हें रुकने पर मजबूर कर देती है। आनंद जी और जानकी जी दोनों को रोक कर गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, बेटा, जो तुमने किया भगवान ने उसकी सज़ा तुम्हें दे दी है। माफ़ करने वाला तो भगवान है। माँ बाप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? बस थोड़ा सा प्यार और माँ सम्मान। माँ बाप बच्चों के लिए उम्र भर मेहनत करते हैं और बच्चे बुढ़ापे में उनका सहारा बनने की बजाय उन्हें इस तरह मझधार में छोड़ देते हैं। तो सोचो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। माँ बाप और बच्चों को मिलन देखकर पांडे जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी राह को निकल पड़ते हैं। अब गौतम और अवनी पूरी तरह सुधर गए थे। वह आनंद जी और जानकी जी को पूरे जतन से ख्याल रखते, उनकी सेवा करते, एक आदर्श बेटा और बहू बन चुके थे। फिर 2 माह बाद एक और खुशी ने घर में दस्तक दी। अवनी की सोनी गोद जो अब तक भरी नहीं थी, माँ बाबूजी की दुआओं से भर गई थी। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। सब लोग बहुत खुश थे। फिर 7 माह बाद घर में एक नन्हे मुन्नी बच्चे ने जन्म लिया, जिसकी शिकारी से घर गूंज उठा। अब आनंद जी और जानकी जी अपने पोते को देख देख कर जीते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। दोस्तों, बेटे बहू को सही रास्ते पर लाने के लिए पिता ने जो कदम उठाया वह सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।